children, good morning. Children, in the first session we've discussed the discovery of electrons, protons and neutrons. अब एक बार ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए तो उसके बाद द प्रॉब्लम इज हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम. एक एटम में ही किस तरह से अरेंज होते हैं. इसके लिए we'll see different models starting first from the Thomson's model. Thomson's model seemingly very simple model children. It just says कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज प्रेजेंट इन दिस स्फीयर, ये पूरा स्फीयर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है and the electrons are embedded in this positive charge. So according to Thomson's model, an atom consists of a positively charged sphere with electrons embedded in this, like in the same way as seeds are embedded in a watermelon, or it's also called the plum pudding model. जैसे pudding में बीच में raisins embedded होते हैं, that way. So this is plum pudding model or watermelon model. Now children, the thing is कि even though this explains the stability of an atom, positive charge sphere का जो है that is balanced by the negative charge of the electrons. तो that way atom की neutrality तो हम explain कर पाते हैं. But later on इसकी ठीक बाद जब रदरफोर्ड experiment हुआ तो उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, दोज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. अगर हम ये समझते हैं कि एटम ऐसा है तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. नाउ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. सी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी डू चिल्ड्रन इज, आपके पास यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है एंड दिस रेडियो एक्टिव मटीरियल emits radioactive substance, emits alpha particles. Now alpha particles children are doubly charged helium atom. देखो helium होता है ये, atomic number 2 and atomic mass is 4. अब दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो आपके पास अल्फा पार्टिकल आता है. सो इट इज डबली चार्ज हीलियम एटम. सो इसके ऊपर चार्ज +2, ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया. थिंग इज कि जो अल्फा पार्टिकल है, नाउ वी हैव अ स्लिट हियर. तो ये जो रेज आ रही हैं, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, बीम आ रहा है, बीम ऑफ दिस पार्टिकल इट पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट. स्लिट के बाद पास करने के बाद हियर यू हैव अ गोल्ड फॉइल. ये आपका गोल्ड फॉइल है और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ हमने एक सर्कुलर स्क्रीन लगाया. दिस इज अ स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड चिल्ड्रन क्योंकि इट इज फोस्फोरेसेंट. इस पर जब कुछ स्ट्राइक करेगा, कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा, सिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, वहां पर एक इंप्रेशन प्रोड्यूस होगा. सो यू विल नो कि पार्टिकल कहाँ स्ट्राइक कर रहा है. सो दैट इज व्हाई यू हैव दिस सर्कुलर स्क्रीन हियर. नाउ सी, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो कुछ फाइंडिंग्स थी. जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स आर लाइक दिस. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज almost 99.9% particles were passed through this undeflected. देखो, अगर एटम ऐसा होता, कैसा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता, पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड होता, तब when the alpha particles approach this atom, alpha particle भी पॉजिटिवली चार्ज है and this atom, this sphere is also positively charged, तो इनके बीच में रिपल्शन होता and there is no way the alpha particle could pass through this क्योंकि वो पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाता. लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि नियरली 99.9% पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाते हैं. दैट मीन्स कि एटम में इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड नहीं हो सकता है. The atom cannot be a positively charged sphere as it is allowing the alpha particles to pass through it. तो ये आपका Thomson's model का drawback है. It could not explain the findings or observations of the Rutherford's experiment. More observations. Second observation जो है, the second observation is few particles were deflected by small angles. Now जब पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कब डिफ्लेक्ट होगा, व्हेन इट कम्स क्लोज टू सम पॉजिटिव चार्ज. और ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, बहुत कम है. दैट मीन्स कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और जो पार्टिकल उसके पास आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. और अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसके पास से बहुत कम पार्टिकल गुजरेंगे
अगर ये बड़ा होता तो इसके पास से बहुत सारे पार्टिकल निकल पाते, बट बिकॉज जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वो बहुत कम है, वेरी लिटिल पार्टिकल्स, दैट मीन्स कि एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो बहुत थोड़े स्पेस में है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इसका कंक्लूजन ये है कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन द सेंटर। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर एंड इट ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस इन एन एटम। अगर बड़ा होता तो बहुत सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते, बहुत सारे पार्टिकल उसके पास से जाते, पर क्योंकि बहुत छोटा है तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स। एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अबाउट 1 in 20,000 particles, बहुत कम नेग्लिजिबल पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक। देखो कौन सा पार्टिकल है जो वापस डिफ्लेक्ट होता है? द पार्टिकल विच स्ट्राइक्स द सेंटर, जो बिल्कुल पॉजिटिव सेंटर से स्ट्राइक करेगा और इसके अंदर से अगर वो पास नहीं कर पाएगा then it has to be deflected back. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें ये कह रहा है कि there is a lot of empty space, बहुत सारे particles straight चले जाते हैं तो there is a lot of empty space in an atom. लेकिन जो पॉजिटिव सेंटर है जो बहुत छोटा है वहां पर अगर कुछ स्ट्राइक करता है तो इट इज बाउंस्ड बैक, इट कैन नॉट पास थ्रू इट। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव सेंटर है जिसको हम बाद में न्यूक्लियस बोलेंगे, दिस पॉजिटिव सेंटर हैज अ वेरी वेरी हाई डेंसिटी and it does not allow the alpha particles to pass through it. So observations and conclusions में almost 99.9% particles were undeflected, which means that there is a lot of empty space in an atom. ये इसका conclusion हुआ. Second observation, few particles were deflected by small angles. This means that there is some positive center in an atom और इसका साइज बहुत छोटा है क्योंकि बहुत थोड़े पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं. एंड लास्ट, 1 in about 20,000 particles were deflected back. This means कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है वो बाउंस बैक होता है. The nucleus has a very very high density. Now based on these observations and conclusions, अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया, that is Rutherford's model of an atom. See what it says. Based on these conclusions, अब हमें ये मालूम है कि in an atom there are two regions. एक तो सेंटर जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका साइज भी बहुत छोटा होगा, जिसका डेंसिटी बहुत हाई होगा, एंड उसके बाहर I can say the extra nuclear region, and that extra nuclear region उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. So now according to Rutherford's model of an atom, children, is like this. Rutherford's model. According to Rutherford, now हमने ये देखा कि आपके पास एटम में बहुत सारा खाली स्पेस है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है. लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, ये सेंटर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, and इसके बाहर there is a lot of empty space in an atom. See what he said. He said, first I can say atom is divided into two regions, into two parts, the nuclear region and the extra nuclear region. जिसमें बहुत सारा खाली स्पेस है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. न्यूक्लियर के बाहर जो है दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. इन द न्यूक्लियर रीजन आपने देखा एक पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत छोटे स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इट हैज अ वेरी हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी का मतलब इतने थोड़े से स्पेस में बहुत सारा मास है. डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. मास हाई है, वॉल्यूम कम है, देयरफॉर वेरी वेरी हाई डेंसिटी. तो बेस्ड ऑन दिस नाउ आई कैन से that there is a nuclear region. In this nuclear region it consists of protons plus neutrons. Why neutrons? Because most of the mass of an atom now is concentrated inside this nucleus. Electrons are practically negligibly massless. इनको हम negligible mass लेते हैं. तो जो सारा मास एटम का होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से है. तो जब हम ये कहते हैं कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और सारा मास लगभग यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वी से दैट ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देयरफॉर दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड this is very small compared to the size of an atom, compared to the size of an atom.
In fact, the size of nucleus, radius of nucleus is almost 10 to the power minus 5 times the radius of an atom. और अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो इसका क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 times the volume of the 1 upon 10 to the power 15. 10 to the power minus 15 means 1 upon 10 to the power 15. So radius of nucleus is 10 to the power minus 5 times and volume of nucleus is 10 to the power minus 15 times that of an atom. That means बहुत बहुत कम वॉल्यूम है न्यूक्लियस का as compared to the volume or size of an atom. And most of the mass is concentrated inside this nucleus, so it has a high density. Then we have extra nuclear region, जो न्यूक्लियस के बाहर का रीजन है. इसमें क्या है? Lot of empty space because the extranuclear region consists of the electrons which are revolving around the nucleus. See, why we say they are revolving around the nucleus? देखो, अगर ये रिवॉल्व नहीं करते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम न्यूट्रल है, एटम की न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो पाती है. बट एज्यूम चिल्ड्रन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्ज की वजह से है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है और न्यूक्लियस यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी अट्रैक्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस. ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. अब लेकिन ऐसा नहीं होता एटम में, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हिटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. उसका रीजन ये है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर नॉट fixed at one place, they are revolving around the nucleus. अब रिवॉल्व करने से क्या होता है? जब कोई चीज रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो देयर इज एन आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. देखो, अगर हम एक थ्रेड लेते हैं, यू टेक अ थ्रेड, टाई समथिंग जैसे वन स्टोन और बॉल टू इट, और आप उसको ऐसे रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो जो थ्रेड के अंदर टेंशन है, दैट इज द फोर्स व्हिच इज पुलिंग इट इनवर्ड्स. ये इसको अंदर पुल कर दिया. लेकिन अगर हम उसको छोड़ते हैं, जैसे आप थ्रेड को छोड़ेंगे, तो द बॉल फ्लाइज आउटवर्ड्स, टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाती है. क्यों? क्योंकि एक आउटवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही होती है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है, ऑलवेज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो अब हम देखते हैं कि दो तरह के फोर्सेस होंगे. वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इनवर्ड पुल कर रही है. थर्ड पोस्टुलेट आई कैन से द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is attractive in nature. This is attractive. So it attracts the electrons towards the center. ये अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, acting inwards. This way, Fe, electrostatic force. And whenever a particle is in circular motion, there is an outwardly acting force, the centrifugal force. So centrifugal force acting outwards, acts outwards. Now when the electrons are revolving in their orbit, ये forces एक दूसरे को balance करती है. Electrostatic force is equal to this force, centrifugal force. जितनी inward है उतनी बाहर है, इसलिए electron remains in its orbit. So outwardly acting centrifugal force. So electrostatic force is equal to centrifugal force, and they are acting opposite to each other, they balance each other. That is how the electrons are maintained in their orbits. So that is how, children, that is the Rutherford's model
जैसा एटम रदरफोर्ड ने प्रपोज किया. नाउ आई कैन से हियर we come to the concept of atomic number and atomic mass. Of course there are certain drawbacks with this. इसके drawbacks को study करेंगे तो we'll propose a new model, we'll come to Bohr's model, we'll see little later, but first let us see the concept of atomic number and atomic mass. See children, we represent an atom like this. Suppose आप अगर कार्बन को represent करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं atomic number, यहाँ पर हम लिखते हैं atomic mass और mass number. So this atomic number children is equal to the number of protons. और अगर एटम न्यूट्रल होता है, जब एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन हमेशा नहीं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, लिया जाता है, शेयर किया जाता है. तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ यूनिवर्सल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी. जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एक एटम में कांस्टेंट रहती है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जब तक ये एटॉमिक नंबर 6 है, आपका एटम कार्बन होगा. ये चेंज होगा तो एटम चेंज हो जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए या शेयर किए तो उसमें चार्ज आता है. दैट विल इंड्यूस अ चार्ज ऑन इट. पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा. नाउ एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम. अगर एटम न्यूट्रल है then it is equal to number of electrons, and this children is mass number which is equal to number of protons plus number of neutrons. इनको दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियॉन्स. तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर makes the mass number of an atom. Now there are certain terms children that you need to understand here. First, what is an isotope? Isotopes, of course you are aware, atoms of the same element. एलिमेंट सेम रहेगा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. atoms of the same element having same atomic number and different atomic masses. Suppose अगर हम कार्बन ही लेते हैं तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, atoms of the same element with different mass numbers. इसका मास नंबर 12 हो सकता है, another isotope इसका मास नंबर 14 हो सकता है. The mass number is different क्योंकि इनमें number of neutrons are different. तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो you have number of protons 6 and 6, number of neutrons 12 minus 6. See, दोनों का सम, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का सम मास नंबर होता है. तो 12 this is equal to number of protons plus neutrons. So neutrons will be 12 minus 6, that is 6, and here 14 minus 6, that is 8. So here the number of protons is same and the number of neutrons is different. Therefore their atomic masses are different. Second term children is isobar. आइसोबार में atoms of different element का atomic number different हुआ, having same mass number. atomic number अलग है और mass number same है. Suppose if I have, I would say same mass number, different atomic numbers. Different atomic numbers means they are atoms of different elements. Suppose argon and calcium, इसका एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, दोनों का मास नंबर 40 है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 and 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 minus 18 and 40 minus 20. तो यू कैन सी ना तो सिर्फ प्रोटॉन्स सेम है ना न्यूट्रॉन सेम है, बट द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज सेम, देन इट इज आइसोबार. थर्ड चिल्ड्रन इज आइसोटोन्स. Isotones are species having same number of neutrons. Same number of neutrons.
अब देखिए, सपोज यू हैव लाइक दिस, आपके पास नाइट्रोजन है 7 एंड टेकिंग दिस आइसोटोप जिसका मास नंबर 15 है, N14 भी होता है N15 भी होता है, एंड ऑक्सीजन atomic number 8, mass number 16. So here if you see number of protons 7 and 8, neutrons 15 minus 7 8, 16 minus 8 also 8. So same number of neutrons. ठीक है, when they have the same number of neutrons they are called isotones. एक और term हो सकती है that is called isoelectronic species. Isoelectronic species, as you can infer from the name, they have same number of electrons. Different species है, different atoms है, but same number of electrons है. See, if you have, let us say oxygen, कितने electrons होंगे? Atomic number 8, electrons also 8. But if you have O minus 2, तो number of electrons ऑक्सीजन में 8 थे, 2 एक्सेप्ट किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. इफ आई से फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर है 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9. लेकिन अगर हम फ्लोरीन -1 फ्लोराइड लें तो 9 पहले थे, एक ले लिया, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम ले नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10. इसके बाद इफ आई टेक सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें प्रोटॉन्स भी 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11. लेकिन अगर हम ले Na+1, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 11 में से एक लूज हो गया, तो अगेन 10. So all these children are isoelectronic species. So today we studied Thomson's model, Rutherford's model, and these terms related to atomic number and mass number. In the next session, children will discuss कि how Rutherford's model was discarded. आप Rutherford से Bohr's model तक कैसे पहुँचते हैं? What are the developments that lead to the Bohr's model? Please study, learn it, study it, and stay safe. Thank you.